नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया। मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस का इरादा भारत की न्यूक्लियर पावर को खत्म करने का है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों की पॉलिसी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट करने की है। उनका इरादा हमारे न्यूक्लियर बम्स को दरिया में डुबोने का है। नरेंद्र मोदी ने यह बात बाड़मेर में एक इलेक्शन मीटिंग के दौरान कही। बाड़मेर राजस्थान का वो इलाका है जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगता है। सरहद पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस में शामिल एक पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा कि वो पावर में आए तो न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, परमाणु हथियारों को दरिया में डुबो देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा इंडी गठबंधन में शामिल सीपीएम के मैनिफेस्टो की तरफ था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये सारी बातें लिखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों से पूछा, आप किसके इशारे पर देश को कमजोर करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी ने पूछा, किसके प्रेशर में आकर इंडिया अलायंस देश के परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहता है? प्रधानमंत्री ने कहा, हम देश को शक्तिशाली बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इंडिया अलायंस भारत को शक्ति विहीन बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी सीपीएम के जिस मैनिफेस्टो को आधार बनाकर इंडिया अलायंस पर करारा हमला कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो में क्या लिखा है यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनवाता हूं जहां उन्होंने इस खतरे का जिक्र किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएम के जिस मैनिफेस्टो का जिक्र किया, उसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने 4 अप्रैल को जारी किया था। 44 पेज के इस मैनिफेस्टो में 25वें पन्ने पर वो बात लिखी है जिसे लेकर मोदी ने आज सवाल उठाया। इसमें सीपीएम की तरफ से साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो भारत के न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को भी खत्म कर दिया जाएगा। सीपीएम के मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया कि उनकी सरकार आने पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और कश्मीर में फिर से आर्टिकल 35 ए और 370 को बहाल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान, कश्मीर और 370 ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो के कोर इश्यूज रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर बात की।
मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कहा कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने आतंकवादियों पर जबरदस्त शिकंजा कसा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। घाटी में अब पत्थरबाजी नहीं होती, नौजवान गलत रास्ते पर नहीं जाते, क्योंकि उनके हाथों में पत्थर पकड़ाने वाले समझ गए हैं ऐसी हरकत का अंजाम बुरा होगा। मोदी ने कहा, एक वक्त था जब कुछ लोगों ने कश्मीर के सीधे साधे लोगों को बहकाया, डराया और भ्रम फैलाया कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कहा गया कि आर्टिकल 370 हटाया गया तो आग लग जाएगी, कश्मीर का माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। मोदी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने खुद ऐसे लोगों को आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 की यह दीवार हमने गिरा दी और उसके मलबे को जमीन में दफन कर दिया। अब कोई राजनीतिक पार्टी चाहकर भी उसे वापस नहीं ला पाएगी। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। असल में राष्ट्र हित में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत न्यूक्लियर पावर है और रहना चाहिए। भारत के न्यूक्लियर वेपन्स किसी पर हमला करने के लिए नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। भारत की न्यूक्लियर पावर इस पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए है, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए है। और भारत की सुरक्षा सारे राजनीतिक विचारों और भावनाओं से ऊपर है। इस पर सवाल उठाने वाले किस देश से प्रभावित हैं, किस विचारधारा पर चलते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 370 को रिवाइव करने की बात बेमानी है और भारत विरोधी है। धारा 370 हटाने का फैसला एक ऐसा फैसला था जिसे लोग असंभव मानते थे। कश्मीर के कुछ नेता कहते थे कि 370 हटा तो तिरंगा थामने वाले हाथ तक नहीं मिलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की, बड़ा फैसला किया और कश्मीर की फिजा बदल गई। अब वहां पत्थर उठाने वाले नजर नहीं आते, लेकिन तिरंगा उठाने वालों की कश्मीर में कोई कमी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान से बात करने का मामला है, भारत की नीति सही और साफ है। जब तक पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद को पनपने देगा, तब तक पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। अगर पाकिस्तान वाकई में भारत से बात करना चाहता है, तो भारत के मासूम लोगों का कत्ल करने वाले गुनहगारों को पनाह देना बंद करे, उन्हें भारत को सौंपे। और जिस दिन पाकिस्तान कहेगा कि उसका इरादा दहशतगर्दी को खत्म करने का है और वो इस इरादे के पुख्ता सबूत देगा, तभी उसके साथ बात करने का रास्ता खुलेगा। वरना प्रधानमंत्री मोदी की इस वक्त की पॉलिसी सही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर वो हिमाकत करे तो घर में घुसकर मारना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर की रैली से कांग्रेस और लेफ्ट के साथ साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस वही पार्टियां हैं जिन्हें लोगों की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। उनके नेता
सावन में मटन बनाते हैं और नवरात्र में मछली खाते हैं। मोदी ने कहा यह बात सही है कि देश में खान पान को लेकर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। हर कोई अपनी पसंद का खाना खा सकता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के मौके पर सावन के दिनों में नॉनवेज खाने का वीडियो सिर्फ एक वर्ग को चिढ़ाने के लिए पोस्ट करते हैं और दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए करते हैं, तो उनकी मंशा गलत है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। इस विवाद की जड़ में दो वीडियोस हैं। पहला वीडियो तो वो जिसमें लालू यादव राहुल गांधी को सावन के महीने में मटन बनाना सिखा रहे हैं, और दूसरा वीडियो तेजस्वी यादव का जिसमें उन्होंने मछली खाने का वीडियो पोस्ट किया। जब तेजस्वी से प्रधानमंत्री के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मसलों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के असली इशू यही है। जी, लगातार जो है आपके वीडियो की बात हो रही है, आप भी अपने भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, कैसे देखते थे? मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने? गरीबी क्यों नहीं मिटाया? पलायन क्यों नहीं रोका? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्षेत्रीय मुद्दे हावी है इस बार। नवरात्र में नॉनवेज खाने के विवाद पर लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी अपने भाई तेजस्वी का बचाव किया। मीसा ने कहा कि तेजस्वी पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो नवरात्र से पहले का था। मीसा ने कहा प्रधानमंत्री किसी के खान पान पर बयान देने के बजाय नौकरी और किसानों की समस्याओं पर बात क्यों नहीं करते। मीसा ने मोदी को जेल भेजने वाले अपने बयान पर भी सफाई दी। इसकी पूरी सफाई की है कि ये नवरात्र से पहले उसने मछली खाई थी, और ये खाने पीना, मैं कह रही हूँ आप किसानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप मछली पे अटके हुए हैं। आप बेरोजगारों पे क्यों नहीं बात करते हैं? आपने जो वादा किया था कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछिए तो किसी को नौकरी मिली है क्या? कौन सा बिहार को प्रधानमंत्री ने यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी है? पलायन रुक जाए, हमारे भाई दूसरे राज्य में ना जाए? कौन सी? ये मंगलसूत्र देख रहे हैं, मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं होती तो नहीं लगाती।
क्या बात करते हैं ये लोग? मतलब मंदिर 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 आपने बना दिया तो मंदिर पे क्या भाजपा का वहाँ पे और कोई दर्शन के लिए नहीं जाएगा? और दूसरी बात, जहाँ तक कहते हैं कि लालू जी को न्योता दिया था, नहीं गया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मीसा भारती को कोई न्योता नहीं था। मीसा भारती को न्योता होता तो मंदिर जरूर दर्शन करने जाती। देखिए, मेरे पूरे बयान में से कोई एक चीज उठा करके उन्होंने दिया। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे कहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो ये जो 8,000 करोड़ का जो ये इतना बड़ा घोटाला है, तो आखिर इसका जवाब भाजपा और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ही ना जनता के बीच में कहेंगे। मैंने कहा कि जब आप विपक्ष के सारे नेताओं को आप जांच करा रहे हैं, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी जांच करा के जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैंने गलत क्या कहा? मोदी ने राहुल और तेजस्वी पर सवाल खड़े किए तो जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया। अखिलेश ने कहा, मोदी हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका हिसाब रखते हैं। लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है। अखिलेश ने कहा कि उनकी लड़ाई का असली मकसद तो लोगों की आज़ादी को बचाना है। आज तो ये प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए, और अगर कोई ये बात कहे कि बीजेपी के लोग न जाने कितने लोगों से गले मिलते हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो यही तो हमारी लड़ाई है कि बीजेपी के लोग हर चीज़ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या सुनेंगे, तो यही तो झगड़ा है। ये लड़ाई आज़ादी की है, स्वतंत्रता की है कि हमें स्वतंत्र रहना है। हमारा खाना पीना पहनावे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अखिलेश यादव की और तेजस्वी यादव की बात सही है कि कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, ये इलेक्शन का विषय नहीं हो सकता। लेकिन नवरात्र के दिनों में ऐसे वीडियो दिखाकर शुरुआत किसने की? सवाल मछली या संतरा खाने का नहीं है। सवाल ऐसे वीडियो बनाकर पब्लिक करना और लोगों की भावनाओं को आहत करने का है। ऐसी बातों से असली मुद्दों से ध्यान भटकता है और बीजेपी के नेताओं को भी मौका मिलता है। असल में विरोधी ये समझ नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में कितने माहिर हैं। अगर किसी विरोधी नेता ने मोदी के सामने फुल टॉस फेंकी तो मौके पर चौका लगाने से जरा भी नहीं चूकते। राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कही तो मोदी ने उसे जोर शोर से उठाया और पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। अब उन्होंने तेजस्वी के वीडियो को मुद्दा बनाया और आरजेडी के नेता सफाई देने में लगे हैं। इस चुनाव में एक और मुद्दा है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब करीब हर रैली में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष के नेता इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बना रही है, भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और उसका चुनावी फायदा लेना चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसे लेकर कांग्रेस के साथ साथ पूरे इंडिया अलायंस को जवाब दिया। मोदी ने कहा, राम मंदिर न कभी चुनावी मुद्दा था न कभी होगा। यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है, विश्वास का सवाल है। लेकिन यह बात कांग्रेस को समझ नहीं आ सकती क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपने चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर बनाने में रोड़े अटकाए, राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, लेकिन जब रामलला के टेंट बदलने की बात आती थी, टेंट पर जो ताड़पत्री वो बदलने की बात आती थी, तो लोग मुंह फेर लेते थे, अदालतों की धमकियां देते थे। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। कोई बताए वो कौन सा चुनावी
कारनामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। मोदी ने कहा तो जरूर है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि देश में राम मंदिर के नाम पर लोग बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं और राम मंदिर का जिक्र हर पब्लिक मीटिंग में आता है। योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र करते हैं। पश्चिम यूपी के कैराना और सहारनपुर में आज योगी की रैली थी। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा कि चुनावी माहौल में विपक्ष की पार्टियों के नेता राम राम बोलकर आपको छलने आए हैं, लेकिन जनता को इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। योगी ने कहा, अब विपक्ष के नेता आपसे वोट मांगे तो उनसे कह दीजिएगा इस बार आपका वोट राम के नाम पर पड़ेगा और सारे मुद्दों का एक ही जवाब है, जो राम को लाए हैं जनता को उन्हें लाना है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गए थे तो काल ने भी राम नाम का जप कर रहा था। एक काल ने भी आएंगे, राम नाम का जप करेंगे। ये जो कालनेमी के नाम पर आएंगे ना, विश्वास मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने स्वाभिमान और सम्मान को ही रौंदने का काम किया है वे कभी आपके सम्मान को नहीं बढ़ा सकते। कोई आएगा आपके सामने वोट मांगने के लिए, कहना भैया बहुत देख लिया है। अब जो एक इच्छा होती है हर व्यक्ति के जीवन में, क्या इच्छा होती है कि भाई एक बार राम के नाम पर कुछ हो जाए। और बहनों और भाइयों बोल दीजिए उसको कि भाई देखो, हमारी जो इच्छा थी, जो काम 500 वर्षों में हमारे पूर्वजों के सामने नहीं हो पाया, हमने उस कार्य को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। और उसको एक ही जवाब दीजिए और कहिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक ही जवाब है, सारे प्रश्नों का एक ही जवाब है, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, विकास का, सबका एक ही जवाब है। अमित शाह आज मुरादाबाद में थे। मुरादाबाद की रैली में अमित शाह ने कहा कि हम रामनवमी में भगवान राम का जन्मदिन इस बार भव्य मंदिर में मनाएंगे। उसके बाद राम मंदिर के जरिए ही विपक्षी पार्टियों पर अमित शाह ने हमला किया। अमित शाह ने कहा कि इन्हीं पार्टियों की अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से राम मंदिर के निर्माण में इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में इन्हीं पार्टियों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। जैसे राम मंदिर बना, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, महाकाल लोक बना, वैसे ही हिंदू मंदिरों को भव्य रूप देने का काम बीजेपी लगातार करती रहेगी। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में मनेगा। राम मंदिर पर कांग्रेस की रिलेक्टेंस का इशू आपकी अदालत में भी आया। इस बार मेरे मेहमान हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी साउथ इंडिया के बड़े लीडर हैं, अपने दम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं। रेवंत रेड्डी से मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाया है। मैंने पूछा क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बार मुस्लिम लीग की 1936 की 1936 की सोच की छाप दिखाई देती है। रेवंत रेड्डी से मैंने कहा कि जिन नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, उनके मुताबिक उनसे
राम मंदिर का विरोध करने को कहा गया था। कांग्रेस छोड़ने वाले इन नेताओं को इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बॉयकॉट किया। रेवंत रेड्डी से सवाल पूछते समय मैंने कांग्रेस छोड़कर आए रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ के बयानों का जिक्र किया और रेवंत रेड्डी ने इन आरोपों का खुलकर जवाब दिया। मैंने संजय निरुपम के उस बयान को कोट किया जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी बार बार भगवान राम का अपमान करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाने पर ऑब्जेक्शन करते हैं। इस पर भी रेवंत रेड्डी ने करारा जवाब दिया। उनके जवाब की एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। राम मंदिर को पहली बार शिलान्यास के लिए किसने मौका दिया? राजीव गांधी जी ने दिया था ना। राजीव गांधी के समय पर ही राम मंदिर में पूजा करने के लिए मौका पहली बार ताला खुला था, ठीक है। तो वो कांग्रेस ने किया ना। फिर मोदी जी का क्या लेना देना है? मोदी जी का क्या लेना देना है? वो तो इसीलिए ये तो देखिए संजय निरुपम जैसे लोग डिस्ट्रैक्टेड फैक्ट से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कुछ लोग कोशिश करते। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें कांग्रेस के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? बहुत सारे लोग गए, क्योंकि मैं भद्राचलम राम मंदिर है, मैं वहां गया था। मोदी जी नहीं आए वहां पर। क्यों नहीं आए? मैं मुख्यमंत्री होते ही राम मंदिर में गया। भद्राचलम वन ऑफ द फेमस राम जी का मंदिर है, मैं गया। मोदी जी नहीं आए। मोदी जी क्या राम की भक्त है? संजय निरुपम की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी है। वो ये कह रहे थे हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि जाने दिया जाए ना जाने जाए, हमारी आस्था का प्रश्न है, लेकिन हर जगह राहुल गांधी भगवान श्री राम का मजाक उड़ाते हैं। वो लोगों से कहते हैं श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगाने से क्या होगा, घंटा बजाने से क्या होगा, अब तुमको क्या भूखे मर जाओगे। तो भूखे के बारे में बोलने के लिए कोशिश कर रहे। मोदी जी भाई आप नौकरी दिया बोले तो जय श्री राम कहते था। भाई आप किसानों को कर्जा माफ़ी करो बोले तो राम मंदिर बोल देता है। आप हिंदुस्तान के तरक्की के बारे में बोले तो और कुछ जय श्री राम। मतलब सब चीज़ों के लिए आप जय श्री राम, राम मंदिर का नाम कितना दिन लेंगे, वो बात समझाने के लिए राहुल जी कोशिश कर रहा है। राहुल जी राम मंदिर, वो शिव भक्त है, आपको पता है ना राहुल जी? हाँ, तस्वीरें देखी है मैंने। हाँ, फिर बात खत्म हो गए। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख सकेंगे शनिवार रात 10 बजे। इस शो में रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान सबके लिए काम करते हैं। आपकी अदालत के शो में एक दर्शक ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या कब जाएंगे, तो उन्होंने कहा मंदिर तो 1000 साल तक रहने वाला है, मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरी मर्जी, जो चाहते हैं वो करते हैं। नतीजा आप देख रहे हैं ना, जो मनमानी से जो काम किया आज मुख्यमंत्री बने। इंटर कॉलेज में लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए पूरा दम लगा दिया था। अभी लव मैरिज करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले बीजेपी को राजपूत समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। वेस्टर्न यूपी के ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के विरोध में मेरठ और सहारनपुर में स्वाभिमान पंचायत हो चुकी है। ठाकुरों की इन पंचायतों में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई के नारे लगे। बीजेपी को वोट न देने की कसम खिलाई गई। राजपूतों की नाराजगी कई बातों को लेकर है। पहली वजह है कि बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी में किसी ठाकुर नेता को टिकट नहीं दिया। पूरे यूपी में अब तक बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ 8 टिकट राजपूत नेताओं को दिए गए हैं। और दूसरी वजह गुजरात के बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला का बयान है। रूपाला ने राजपूतों के
अंग्रेजों और मुगलों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते होने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तीसरी वजह सम्राट मेहर भोज, पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुषों की जाति को लेकर ठाकुर और गुर्जरों में चल रहा विवाद है। बीजेपी के गुर्जर नेता इन महापुरुषों को अपने समाज का बताते हैं, जबकि राजपूत इन्हें अपना कहते हैं। अब महापंचायतों में राजपूत नेता इस चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं और ठाकुर समाज से बीजेपी को वोट न देने का दावा कर रहे हैं। हमारे रिश्ते अंग्रेजों के साथ रोटी बेटी के रहे। क्या कहे नेता कि हमारे रिश्ते मुगलों के साथ रोटी बेटी के रहे। अरे जिनकी माताओं ने इस देश की लाज बचाने के लिए 16,000 रानियों ने जोहर करा हो, उनके साथ आप बदतमीजी की बात करोगे। चुनाव किसी की हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके स्वाभिमान का है। हमने राष्ट्रवाद के नाम का वोट दिया, लेकिन वही पार्टी आज जातिवादी होगी। आज वो हमारे महापुरुषों को गाड़ी देने वाले सांसदों को दोबारा टिकट देने वाली पार्टी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटों की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के नेता परेशान हैं। राजपूतों की नाराजगी दूर करने का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को दिया गया। योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को जम्मू से सीधे मुजफ्फरनगर के सरधना पहुंचे। सरधना असेंबली सीट में ठाकुर चौबीसी है, जहां से सबसे पहले ठाकुरों की नाराजगी सामने आई थी। योगी ने यहां सभा करके ठाकुरों को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसी पब्लिक मीटिंग में संगी सोम और संजीव बालियान के बीच का झगड़ा भी सामने आ गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगी सोम के बीच ठनी हुई है। संजीव बालियान जाट नेता हैं, संगी सोम राजपूत समाज से आते हैं। दोनों नेता एक दूसरे को स्तरहीन और विनाशवादी बताते हैं। संगी सोम का एक बयान भी सुर्खियों में आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2014 और 2019 में संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर सीट से जिताकर भेजा, और अगर संजीव बालियान उनके खिलाफ बोलते रहे तो उनको यह बयानबाजी महंगी पड़ सकती है। कि हमारे लोग अगर नाराज है तो उनसे बैठ के बात करेंगे, हम लोग उनके बीच में जाएंगे, उनकी क्या समस्या है उसे पूछेंगे, जो भी समस्या होगी उसे दूर करेंगे और मनाने का काम करेंगे। इस सीट पर क्या आपकी और संजीव बालियान जी की क्या प्रतिद्वंदिता है? कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, मेरी प्रतिद्वंदिता संजीव बालियान से कोई नहीं है। मैं विकास की बात करता हूँ, वे गुंडई पालने की बात करते हैं। लोगों के बीच 10 साल नहीं आए हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, संजीव बालियान के कार्यकर्ता नहीं है। संजीव बालियान जी ने कुछ ऐसे शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए जैसे कि आप विनाश की राजनीति करते हैं और शिकंडी जैसे शब्द इस्तेमाल किए, क्या कहना है इसमें? तो वो तो उनसे पूछिए उन्हें कि किसके बारे में वो कैसा शब्द कह रहे हैं। कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि संगी सोम ने उन्हें 2 बार यहाँ से चुनाव जिताया है, और अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो अपना नुकसान करे, मेरा कोई नुकसान नहीं कर। क्या आपकी उनके साथ कोई प्रतिद्वंदिता, द्वेष, दुश्मनी है? मेरा उनका कोई स्तर नहीं है प्रतिद्वंदिता का। मैं उनसे कोई, वो जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो स्तरहीन राजनीति करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मचे इस घमासान के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। योगी ने मुजफ्फरनगर के कैराना में हुई रैली में लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाई। उन्हें याद दिलाया कि कैसे समाजवादी पार्टी के राज में यहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिवादी राजनीति की वजह से तब लोग बटे हुए थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की आज़ादी नहीं थी। योगी ने लोगों को सावधान किया कि अब यूपी दंगा मुक्त है, लेकिन जातिवादी ताकतें फिर एक्टिव हो रही हैं, लोगों को बांटकर वोट हासिल करना चाहती हैं। योगी ने यहां राजपूत समाज को भी मैसेज दिया, महाराणा प्रताप का जिक्र किया और कहा उनकी सोच राष्ट्र के लिए थी। वेस्टर्न यूपी में डर का माहौल न लौटे, इसी लोगों को महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलकर जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जाति के नाम पर लोग आएंगे, लेकिन जब जाति पे संकट आएगा ये सब गायब हो जाएंगे, तब इनको ही नहीं दिखाई देगा। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है, और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है।
उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये जातिवाद की राजनीति भाइयों बहनों, दंगों और कर्फ्यू को आमंत्रण करने की शुरुआत है। महाराणा प्रताप ने ही कहा था, उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। और लड़ाई सत्ता की नहीं थी, राष्ट्रीय सम्मान की थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की थी। और आज की लड़ाई भी राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई है। और जो कोई जाति की बात आपके सामने कहता है, कहता तब कहां थे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तब कहां थे जब कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जा रही थी, तब कहां थे जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब वहां कर्फ्यू लग रहा था, जब निर्दोष लोग जेल के अंदर डाले जा रहे थे। इन लोगों से प्रश्न पूछ करके इनको कहना चाहिए कि भैया जब उस समय नहीं थे, संकट के समय नहीं थे, तो इस समय तो कम से कम नया संकट पैदा मत करिए। गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, कैराना, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर ये ऐसी सीटें हैं जहां राजपूत वोटों की संख्या 8 से 10% है और बीजेपी एक एक सीट को बड़ी गंभीरता से लड़ रही है। 400 पार का नारा दिया है, इसलिए बीजेपी जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी के नेता जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में इन सीटों पर ठाकुर वोटर की नाराजगी गणित बिगाड़ सकती है, इसलिए पूरी कोशिश है कि हिंदू वोट बैंक जातियों में न बंटे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि लोग जात पात से उठकर वोट दें। योगी आज पश्चिमी यूपी में थे तो अखिलेश यादव ने आज पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। पहले दौर में 19 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव के ऐलान के 27 दिन के बाद आज अखिलेश यादव ने यूपी में पहली रैली की। पीलीभीत में अखिलेश ने महंगाई की बात की, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए। अखिलेश ने दावा किया कि 2014 में यूपी ने ही बीजेपी की सरकार बनवाई थी और 2024 में वही यूपी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसके बाद अखिलेश ने किसान आंदोलन की बात की, लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया और किसानों के जरिए ही बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने वरुण गांधी को इसलिए टिकट नहीं दिया क्योंकि उन्होंने किसानों का साथ दिया। उनकी वजह से यूपी सरकार के घोटालेबाज मंत्री पीलीभीत को उनकी जगह भेजा गया। अखिलेश ने कहा कि जितिन प्रसाद पीलीभीत को मुंबई बनाने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन पहले यह बताएं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने पीलीभीत की सड़कें क्यों नहीं बनवाई। उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम मुंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई? हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ, बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो। यहाँ पर ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता है तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है क्या? चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है। अखिलेश यादव अच्छे कैंपेनर हैं। वो यूपी में 4 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जीत का दावा आज भी बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने काफी देर से शुरुआत की है। योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 रैलियां कर चुके थे, तब आज अखिलेश की पहली रैली हुई। अखिलेश की एक और प्रॉब्लम यह है कि इस बार उन्होंने कई सीटों पर बार बार उम्मीदवार बदले। आजम खान और एसटी हसन जैसे नेता नाराज हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अखिलेश इस बार का चुनाव
गंभीरता से नहीं लड़ रहे। आज राहुल गांधी, जो अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में थे। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ रैली की, अपने अलायंस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तिरुनेलवेली की सभा में राहुल ने वही पुरानी बातें दोहराई। राहुल ने कहा, आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जिसमें एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ मोदी और संघ की विचारधारा है। वो इस देश की डाइवर्सिटी को खत्म कर देना चाहते हैं। Today, there is an ideological battle taking place in India. On one side are the ideas of Periyar, social justice, freedom and equality. And on the other side are the ideas of the RSS, Mr. Narendra Modi and his government. Narendra Modi says, one nation, one leader, one language. There are many different languages, many different traditions, many different histories and cultures in this country, and all of them are equally important to us. There can be no India without Tamil, without Bengali, without these large numbers of languages that our people speak. And that is really what the fight is about. We say that all our people, all our traditions, all our languages are sacred. And they say that there should be one leader, one language, one tradition, one history. तमिलनाडु में स्टालिन के साथ कैंपेन करते समय राहुल को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टालिन और उनके साथी सनातन पर हमला न करें, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर चुके हैं, सनातन धर्म के सर्वनाश की बात कर चुके हैं, और कांग्रेस के लिए इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यह सवाल आपकी अदालत में भी उठा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सनातन पर उदयनिधि के हमले को डीएमके की पॉलिटिकल जरूरत बताया। मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौका मिला तो वो डीएमके के नेताओं को इस बारे में जरूर समझाएंगे। रेवंत रेड्डी से मैंने उनकी आरएसएस के बैकग्राउंड के बारे में पूछा और यह भी पूछा इस आरोप में कितना दम है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, यह आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। केसीआर की सरकार ने आपको जेल में भेजा, तो ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे? नहीं, अभी तो बदला शुरू ही नहीं हुआ, अभी लूंगा कैसे शर्मा जी। वो ये कहते हैं कि आजकल ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि शेर बिस्तर पे है, अब शेर बाहर निकल के आएगा, फिर देखना। भाई आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम। मैं बिल्लियों को कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। आओ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। पश्चिम बंगाल में आज ईडी ने टीएमसी नेताओं की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। ईडी ने यह एक्शन राशन घोटाले के सिलसिले में किया है। टीएमसी के नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक और बकीबुर रहमान की 48 संपत्तियां अटैच कर ली गई। टीएमसी के इन नेताओं पर राशन घोटाले का इल्जाम है। वहीं ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक को राक्षस कह दिया। ममता ने कहा कि वो बहुत बड़े अपराधी और घोटालेबाज हैं। असल में आज ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए नॉर्थ बंगाल में थी। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2019 में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए ममता बनर्जी इस बार उत्तर बंगाल पर काफी जोर दे रही हैं। आज ममता ने कूच बिहार और अलीपुर द्वार में रैलियां की। कूच बिहार में उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक इंसान नहीं डिमन है, यानी दानव है। ममता ने आरोप लगाया कि निशीथ प्रामाणिक गायों की तस्करी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके ऊपर मर्डर समेत कई चार्जेस हैं। ममता ने कहा अगर सेंटर के पास जांच एजेंसियां हैं तो उनके पास भी एजेंसी है, वो भी सब पता लगा सकती हैं। ममता ने कहा निशीथ प्रामाणिक को इतनी कम उम्र में मंत्री बनाकर बीजेपी ने जनता का मजाक बना दिया। और बीजेपी प्रार्थी दिए काके
আরে শুনতে পাচ্ছি না। কি দানব দস্যু, কত কেস আছে তার বিরুদ্ধে? বিএসএফ, পুলিশের একাংশ স্থানীয়, আর চোরা কারবারিদের সাথে সম্পর্ক রেখে বোমাবাজি থেকে শুরু করে শীতলকুচিতে পুলিশকে দিয়ে গুলি চালিয়ে বিএসএফকে দিয়ে ভোটের লাইনে 5 জনকে হত্যা করেছিল। এর মদতে গরু পাচার, ডাক পাচার, মানি লন্ডারিং, তার বিরুদ্ধে নাকি কোনো কেস নেই। কারণ থাকবে কি করে? ममता बनर्जी के बयान को केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने हार का डर बताया। प्रामाणिक ने कहा कि ममता की पार्टी तो बची नहीं है, अब वो गुंडों और पुलिस की मदद से चुनाव जीतना चाहती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगी। ममता बनर्जी हारने, उनको पता है कि हारने वाला है और उनकी आंख में जो है हारने का डर है। और मैं कहना चाहूंगा ममता बनर्जी का जो ये डर है, ये डर अच्छा है। और तृणमूल कांग्रेस का सांगठनिक रूप से पश्चिम बंगाल में देहांत हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस और कुछ गुंडे के द्वारा ये लोग पार्टी चलाने का प्रयास कर रहा है। और ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है, जितने बार चाहे कुछ बिहार में आ सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जितने बार आएंगे उतनी ज्यादा वोट से तृणमूल कांग्रेस यहाँ से हारेंगे। ममता बनर्जी का ये गुस्सा संदेश खाली में सीबीआई और पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर ईडी के एक्शन की वजह से पैदा हुआ है। ईडी और सीबीआई का पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल, इसका सवाल आपकी अदालत में भी उठा। इस बार मेरे मेहमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाया गया। उन्होंने आइस और नाइस के फॉर्मूले का जिक्र किया। रेवंत रेड्डी का यह फॉर्मूला क्या है, यह आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी, आप अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच के आपने इलेक्शन लड़ा। अभी कुछ पाने के लिए कुछ कोना है, प्रॉपर्टी बहुत सारे खरीद सकते हैं, मगर राजनीति में एक बार हार गया ना, फिर सब कुछ गया। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? क्लैरिटी है हमारे सोच में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। दिल्ली के शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस के नेता के कविता की मुश्किलें आज और बढ़ गईं। आज के कविता को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया। के कविता 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में रहेगी। सीबीआई ने शराब घोटाले के सिलसिले में के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी, लेकिन सीबीआई का कहना है कि वो सवालों के सही जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल में अरेस्ट किया और दिल्ली के रॉयल्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने अदालत से के कविता के 5 दिन का रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 15 अप्रैल तक का रिमांड दिया। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को अरेस्ट किया था। 5 दिनों तक पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। उनकी जमानत की पिटीशन कोर्ट ने खारिज कर दी। अब सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेकर सवाल करेगी। तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के कविता का जिक्र इस बार आपकी अदालत में भी आया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि के कविता की गिरफ्तारी का तेलंगाना में इलेक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह मामला दिल्ली का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने से विरोधी दलों के अलायंस को फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, यह कहा रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बने रहने को वो गलत नहीं मानते। ये केजरीवाल की पॉलिटिकल मजबूरी है।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके पॉलिटिकल असर पर रेवंत रेड्डी के डिटेल्ड कमेंट्स आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आप कहने कि हमारे कार्यकर्ता तुम्हारी पैंट उतारेंगे, तुम्हारी शर्ट उतारेंगे, नंगा कर देंगे। ईंट के जवाब पत्थर से देना है। लेकिन आप तो कहते हैं कि मैं तुमको जेल में भेज दूंगा। डबल बेडरूम घर भी बना के दूंगा, क्योंकि अभी एज तो हो गया केसीआर का, वो अलग रहे, बेटा अलग रहे, बेटी अलग रहे, उनके लिए दुख की बात है। इसीलिए डबल बेडरूम घर चरलापल्ली जेल में बना के दिए तो सब लोग इकट्ठा रहेंगे। कितना ह्यूमन बीइंग हूं मैं, आप देखो। तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप भी छोड़ेंगे नहीं? नहीं, ऐसे काम नहीं करता हूँ। केसीआर केटीआर को मारना है तो मेरे कुछ भी जरूरी नहीं थे, तो असेंबली में मैं जाके तप्पड़ मारता था। इसके लिए कुर्सी का जरूरी नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे।